G20 की बैठक सफलतापूर्वक बेहतर तरीके से संपन्न हुई और उसके सभी कार्यक्रम, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। और सबसे बढ़िया बात थी कि कई सारे एग्रीमेंट हुए जो भारत और तमाम अन्य साथी देशों के लिए काफ़ी बेहतर है। और दिल्ली का जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो कंसेंसस का था। ऐसे बड़े फोरम का कार्यक्रम इस लिहाज से शायद बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विश्व पटल में कूटनीतिक तौर पर, अपनी आर्थिक शक्ति के तौर पर, अपने प्रोग्राम्स के तौर पर अपनी एक प्रतिभा दिखाने का एक आपके पास मौका मिलता है कि भारत के देश में क्या हो रहा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और वो अपने आप को आप एक शोकेस भी करते हैं। साथ ही जब आप उसके साथ एक विज़न और मिशन भी रखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एक अलग उसकी आभा बनती है। ये एक बहुत सामान्य सी व्याख्या है जिसकी चारों तरफ बातचीत हो रही है, लेकिन मैं इससे थोड़ा और आगे डीप एनालिसिस में आज जाऊंगा कि इस बैठक का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। एक दो जो बड़े एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें एक रेल सी कॉरिडोर बनेगा, उसका एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के साथ करीब 1.5 दर्जन MOU साइन हुए, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अंडर सी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे पड़ोस के बड़े मुल्क को चिंता के सबब हो सकते हैं, क्योंकि एक नई दिशा खुल रही है व्यापार के लिहाज से भी और कूटनीति के भी लिहाज से। इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आध सवाल इस पर भी ज़रूर रखूँगा लेटर शो में कि बहुत सारे घरेलू फ्रंट पे इसकी जो आलोचना की जा रही है वो थोड़ा सा कई बार असहज लगता है कि आप ऐसे मौके पर इतने सफल कार्यक्रम की जो आलोचना कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है कि नहीं है। बहरहाल शुरुआत इसी से करेंगे हम लोग कि इसका महात्म क्या है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उससे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं, साथ ही जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और BBC हिंदी के संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी भी जुड़ेंगे। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। विवेक सर, G20 एक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और कई सारे इसमें एग्रीमेंट हुए। भारत के लिहाज से इस इवेंट की सफलता और जो कार्यक्रम हुए उसको आप कैसे देखते हैं, वो हमको इम्पोर्टेंस के तौर पे समझाइए सर। देखिए, बाली का जो दस्तावेज था, घोषणा पत्र था, उसमें यूक्रेन युद्ध के बारे में जो पैराग्राफ्स थे उनको रूस और चीन ने नकार दिया था। और भारत ने जब अध्यक्षता संभाली इसकी और पूरी मीटिंग्स हुई हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट पर, तो उसमें ये एक विवाद बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए ये शंका थी कि अब एक कॉमन घोषणा पत्र जारी करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि भारत की राजनय की एक ये बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का तो रोल रहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि विदेश मंत्रालय, हमारे डिप्लोमेट्स और ख़ास तौर से जो रोल बिहाइंड द सीन्स ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अदा किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। उसके साथ साथ शेरपा अमिताभ कांत साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा, क्योंकि फ्रंट लाइन्स पे तो वो ही थे। लेकिन जो बैक पे काम हुआ होगा, मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं और जानता हूं कि बैक पे बहुत काम होता है, टेलीफोन लाइन्स वर्क करी जाती हैं, तो उसमें जयशंकर जी का एक रोल जरूर रहा होगा और बहुत बड़ा रोल था उनका। और अपने उनका वो बहुत ही कुशल, राजनय में बहुत कुशल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, विदेश मंत्री हैं, तो 5 साल 4.5 साल हो गए। हम लोग सब उनको, जो हम डिप्लोमेटिक सर्विस में थे, वो हमारे साथी हैं थे।
तो उनकी योग्यता पर तो कोई भी प्रश्न नहीं था, लेकिन आज के दिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ही सफल विदेश मंत्री भी हैं। इस लिहाज से एक ये, दूसरा, भारत ने जो एक कोशिश की कि वो एक ग्लोबल साउथ या जो पहले विकासशील देश कहलाते थे उनका प्रतिनिधित्व करे, उसमें भी काफी हद तक भारत को एक सफलता मिली। हाँ, भारत के सामने मुश्किल जरूर है, क्योंकि मैं जैसे कई बार आप ही के शो पे कह चुका हूं कि भारत इस वक्त ट्रेड यूनियंस का भी सदस्य है और मैनेजमेंट का भी है, तो उसमें एक मुश्किल है। और तीसरी चीज, मेरा मानना है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना भी एक बहुत ही इमेजिनेटिव कदम था। इससे हमने जितने भी अफ्रीका के 54-55 देश हैं उनको बहुत प्रभावित किया कि भारत ने उनकी तरफ से आवाज उठाई और सफल हुआ उनको विश्व के इस बहुत ही मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की नजर से तो सबसे बड़ी जो संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण है संगठन, उस संगठन का उसने उनको सदस्य बनाया। तो ये तीन चीजें तो साफ है। और एक और चीज, लॉजिस्टिक्स जिस तरह से इसका चला वो बिल्कुल फ्लॉलेस था। कि हम पहले भी सम्मेलन कर चुके हैं, नॉन अलाइंड सम्मेलन हुए हैं, चोगम की मीटिंग हुई है, उसमें हमें कभी भी चूक नहीं रही। और इस बार भी हमारे जो मैनेजर्स थे जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी भी वो कुशल रहे और वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। जी अनिल सर, आपने कैसे देखा? इसमें कई सारे आर्थिक फैसले भी मतलब समझौते के तौर पर, जैसे बायोफ्यूल अलायंस बड़ा के फैसला मुझे लगता है, और कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में फैसले लिए गए। फिर सऊदी अरब और उनके बीच में आज, हालांकि वो उसका पार्ट नहीं था, अलग से बहुत सारे डिसीजन हुए, लेकिन असर कह सकते हैं आपकी, चूंकि वो उसी के संदर्भ में। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरी मीटिंग से जो आउटकम निकल के आया? अनिल सर, अनिल पद्मावन सर। वो सॉरी, आपका ना ऑडियो ठीक नहीं है, आप फिर सवाल पूछेंगे? मुझे ठीक से आवाज नहीं है। मैंने कहा ये जो बैठक हुई इसमें कई सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी देखने को हमें मिले, कई सारे अलायंस बने, कई सारे कॉरिडोर के समझौते हुए, सऊदी अरब के साथ अलग से कई सारे हुए। आप कैसे देखते हैं इस पूरी बैठक के आउटकम को इंडिया के संदर्भ में खास तौर पे? नीरज जी, विवेक जी ने तो पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे समझा ही दिया हमें कि कितना महत्वपूर्ण था ये जो समिट अभी जो कंक्लूड हुआ। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो G20 के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे हुआ है, लेकिन G20 का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो G20 का हिस्सा है, जो एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसको उतना हेडलाइन नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए, वो है कि जो भारत का जो एक डिजिटल इकोनॉमी का जो एक फ्रेमवर्क है, एक आर्किटेक्चर है, एक तरीके से यूनिक है। जो हमारे आधार है, यूपीआई है, ओकन है, कोविन है, ये सब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है भारत का, कि इसको हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो एक डिजिटल हाईवे बनाया है भारत ने जो पब्लिक है, जिसपे आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो उसके ऊपर आप कोई भी जैसे गाड़ी चला सकते हैं। हाईवे पे आप गाड़ी चलाओ, घोड़ा चलाओ, साइकिल चलाओ, सब चला सकते हैं। तो ये जो एक ढांचा जो भारत ने बनाया, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पिछले हमने 10-12 साल, जब से आधार लॉन्च हुआ 2009 से, हम इसके उदाहरण देखते आए हैं। 2014 के बाद इसकी एक तरफ से एक्सेलरेशन हुआ। तो आप इसके थ्रू, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, गरीबी में मतलब जो रेखा से उठाया लोगों को, एक उदाहरण वो है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि 550 करोड़ 51 करोड़ लोगों के को बैंक अकाउंट मिले इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर है, अब ये G20 में एक्सेप्ट हो गया है।
अब G20 ने इसको एक तरीके से ग्लोबली एक टेम्पलेट के आधार पे अपना लिया है। अब ये नॉर्मल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये मेक इन इंडिया आइडिया है। ये पहली बार है कि भारत का एक आइडिया जो है दुनिया में एक्सेप्ट हो गया है। एंड अब हर देशों में अब ये जो निर्णय रहा है, ये तो एक तरीके से एक वैलिडेशन रहा है। बट अपने इंडिपेंडेंटली भारत इसका प्रचार काफी टाइम से कर रहा है। करीब 16 देशों ने इसका एक ढांचा अपना भी लिया है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से। लेकिन अब G20 के एंडोर्समेंट से ये और बात फैलेगा। तो एक तरीके से भारत ने अपना एक इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अपना एक यूनिक रचना कायम की है ये शनिवार के निर्णय से। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें मैंने सुना था कि शायद उन लोगों को यूज़ करके भी बताया गया कि आप इस फ़ोन से अपना कर के देखिए, तो उन लोगों ने देखा भी। और ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग डोमेस्टिकली पता नहीं क्यों उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, डिजिटल वाला 50 करोड़। अनिल जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले 9 सालों में अगर 50 करोड़ जनधन अकाउंट के खाते खुले हैं, तो उससे पहले तो हमारी मतलब बहुत बुरी स्थिति थी क्या बैंकिंग की? हम लोग क्या करते थे? इतने बड़े बड़े 3600 सरकारी और 2-3 दर्जन प्राइवेट बैंक, ये सब करते क्या थे? नहीं नीरज जी, इसका कारण अभी जो भी होगा कि मतलब एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी का फेलियर कहा जाए, जो भी कहा जाए, पर फर्क पड़ा है आधार। आधार जब 2009 में लॉन्च हुआ, 2010 में सबके हाथ में आया, सेंसस में हम सबको मिला एक आधार, और 2010 से 2014 तक उसको एक तरीके से प्रिवेसी का जो उस दलदल में फंस गया, तो कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्लियरेंस आया 2015-16 में, तो उसके बाद में इस तरीके को अपना लिया, एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। उसके पहले लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। अब आधार क्या करता है, आपका जो, अब सोचिए 2009-10 के पहले आपको हमें भी अगर बैंक अकाउंट खोलना हो तो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है। वो बैंक वाला किसी रिकमेंडेशन मांगेगा, किसी का कोई इंट्रोडक्शन मांगेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में डाउट था। 2009-10 के बाद आइडेंटिटी साफ हो गया, और 15-16 के बाद जब से लीगल ढांचा आया, एक लेजिटिमेसी आया। तो इसको KYC, नो योर कस्टमर जो कहते हैं, वो पूरा एक दो क्लिक से उसका हिसाब हो गया। तो KYC जो आया, उसके बाद ये जनधन जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ, KYC का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए मैंने पूरा उदाहरण दिया डिजिटल फ्रेमवर्क का। तो आधार है, अगर आप कोई कारण ढूंढना चाहते हैं, आधार से ही फर्क पड़ा है। जनधन, आधार और मोबाइल, जैम, ये जो जैम की ट्रिनिटी है, इसने भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये एकदम प्रैक्टिकल है, सच है, डेटा में है। कोई भी जाके इसको टच फील करके वो कर सकता है। तनेजा जी, अगर